हाय एवरीवन। आज हम एक नया एएस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 2 एएस अपने कंप्लीट करा, एएस 10 और एएस 12। कुछ एएस के अंदर छोटी मोटी बातें अगर छूट जाती है तो आप अपने हैंड से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं समरी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट था मैं सारा चीज कवर कर रहा हूँ। कुछ पार्ट अगर आपका रह जाए, आपको लग रहा है कि यार एएस के अंदर बुक में तो दे रखा है ज्यादा पर सर ने बहुत कम करा है, कुछ एक पार्ट हो सकता है जो रह सकता है, तो वो आप अपने हैंड से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी तो आपने एएस पढ़े ही है। आज बात करते हैं एएस 12 की, जिसको बात करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके भी मैंने समरी नोट्स बना रखे हैं क्लास के, बहुत प्यारे नोट्स बनाए हुए। मैं इनको सभी को आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। साथ में प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने इंड एएस कह दिया था, मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था लास्ट में कि मेरी गलती से निकल गया था वो इंड एएस, क्योंकि मैं ग्रुप 2 की अकाउंटिंग भी कर रहा हूँ ना, वहां पर इंड एएस पढ़ाना पड़ता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो इसके हिसाब से वो वहां से रिवीजन चलती है तो वो पड़ जाता है। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा उस पॉइंट को। आज हम बात कर रहे हैं एएस 12, जिसको बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बहुत ही प्यारा एएस है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। 30 से 40 मिनट की मिनट में मैं आपका ये पूरा पूरा एएस रिवाइज करा दूंगा। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, वो कंपनी जो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। सर कंट्री के लिए कंपनी कब से करने लगी कुछ? देखिए, वो कंपनी जो ऐसा काम कर रही है, ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिसमें हमारा देश का भी भला हो रहा है। गवर्नमेंट कहती है इन कंपनी को बढ़ावा दो, तो गवर्नमेंट कई प्रकार के इंसेंटिव लेकर आती है, कर प्रकार की आपके पास छूट से लेकर आती है। टैक्सेस के अंदर कई प्रकार की ग्रांट्स होती है, पैसा देता है। इन कैश होता है, इन काइंड भी हो सकता है। इन कंपनी को दिया जाता है जिससे कंपनी बंद ना हो, ये चलती रहे, इनको बढ़ावा दिया जाए जिससे इनके काम करने से हमारी देश को भी भला हो सके। ऐसा कौन सी कंपनी है भाई? ऐसी कंपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुली हुई है। टैक्स तो आपने पढ़ी होगी। ऐसी कंपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खुली हुई है, वो कंपनी क्या करती है? गवर्नमेंट चाहती है ना कि कंपनी जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोले। क्यों चाहती है ऐसे? क्या बताया था टेस्ट के टीचर ने? उन्होंने कहा होगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां पर एरिया को डेवलप करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन है, मुझे एक रीजन पता है। टैक्स पढ़े हुए मुझे भी 8-9 साल 10 साल हो गए। मुझे एक रीजन पता है जो मेरे टीचर ने कहा था मुझे, कि वहां पर क्यों बोली जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। क्योंकि कंपनी जितनी ज्यादा ऐसी जगह पे खोली जाएगी, वहां पर डेवलपमेंट भी आएगा। कंपनीज वहां डेवलपमेंट, जहां कंपनीज वहां डेवलपमेंट। आप कहीं पर चले जाएगा, जिस जगह पर कंपनीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां डेवलपमेंट हो रखा होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा जोन होता है जहां पर डेवलपमेंट बहुत कम मात्रा में होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग वहां जाकर कंपनी खोलो, टैक्स फ्री कर देती है कई मात्रा में। तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्यों कहती है लोग? कि जब वहां जाएगी तो कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी आएगी। भाई टाटा जाएगी तो टाटा कहेगी भाई रोड भी तो चाहिए। टाटा जा रही है, टाटा मोटर खुला वहां पर, टाटा मोटर ने अपनी एक इंडस्ट्री खोली, वहां पर अब रोड नहीं है, अब टाटा कंपनी रोड भी बनवाएगी, अपने लिए तो बनाएगी, है ना, जिससे क्या करेगी? रोड बनाएगी, तभी वहां पहुंचेंगे जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो जाता है। या कुछ कंपनी ऐसी कंपनी जो अच्छी चीजों को एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, एक्सपोर्ट कर रही है, तो उन चीजों को वो कभी बंद ना हो, वो कभी खत्म ना हो, इसलिए कंपनी को क्या करती है? बढ़ावा देती है। वो कभी वो आगे उनको इंसेंटिव देती है, ग्रांट्स देती है बहुत सारे, इन काइंड ऑफ कैश और काइंड्स में भी दे सकती है, जिससे देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। भाई जितने एक्सपोर्ट होगा, जितना एक्सपोर्ट होगा, उतने देश का कहीं ना कहीं भला होगा। जितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएगा, उतना वहां पर डेवलपमेंट होगा। तो इनके अगर एक एरिया को डेवलप कर रहा है, इसका मतलब देश भी डेवलप हो रहा है, कंट्री भी डेवलप हो रही है। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज जिनके काम करने से इंडिया का नाम भी अच्छा होता है, इंडिया का क्या कहते हैं, आपका देश जो है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं उसका जीडीपी बढ़ता है, कहीं ना कहीं इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज का हमारे जीडीपी 5वें नंबर पे है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी जीडीपी 30वें नंबर पे आ जाएगी। टाइम लगेगा, पर 30वें नंबर हम दूर नहीं है, दूर नहीं है। जर्मनी और जापान को हमें आगे बढ़ाना, हम 30वें नंबर पे आ जाएंगे। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हम। रशिया भी हमारे पीछे है जीडीपी के मुकाबले में, जीडीपी हम 30वें नंबर पे आ सकते हैं। देखते हैं कब आएंगे, वो बात की बात है, बट कैसे आएंगे उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम निकलती है। इसी को दोस्तों गवर्नमेंट ग्रांट्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड भी हो सकता है। गवर्नमेंट कहीं कहती है, अभी देखो आपने देखा होगा कई बार ऐसा कहती है कि टेस्ला कंपनी आएगी, हम आपको जमीन दे रहे फ्री में, 10 साल के लिए टैक्स माफ कर रहे हैं, अब आओ हमारे। क्यों क्या बुला रहे हैं भाई? उसको तरीका होता, दिमाग लगाया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट 10 साल के लिए टैक्स फ्री करी, पागल है गवर्नमेंट? नहीं, 10 साल में एक बिजनेस अच्छे से बस जाता है। एक बार टेस्ला यहाँ पर आ गई, तुमको क्या लग रहा है? एक बार टेस्ला यहाँ पर आ गई, उसको 10 साल का मौका दिया कि तुम 10 साल पे टैक्स फ्री रहो, जितनी मर्जी कार बनाकर बेचो, हम आपको जमीन भी दे रहे हो, और बताओ क्या करेंगे? आपको जमीन दे रहे, प्लांट लगाने के लिए सब दे रही गवर्नमेंट उनको, कि वो आए। अब वो यहाँ पर आएगी तो क्या फायदा होगा?
टेस्ला यहाँ पर आएगी तो बाहर से तो लेकर नहीं आएगा भाई लेबर, यहीं की लेबर, तो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पहली बात। दूसरा, जब टेस्ला आएगी जिस जगह पर ये जमीन देंगे, उस जगह पर जमीन जहां पर बहुत ज्यादा खाली होती है वहीं देते हैं, और वहां पर रोड नहीं होगी, उसके लिए टेस्ला को रोड भी बनवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत अपने के लिए, बाकी गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, तो वहां पर रोड का डेवलपमेंट भी होगा। अब जिस जगह पर लोग हैं वहां पर गवर्नमेंट अपने ऑटोमेटिकली स्कूल्स भी बनवाएगी, हॉस्पिटल भी बनवाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री आ गई मीन सब लोग आ गए, लोग बसेंगे तो फिर ये चीजें सुविधा देनी पड़ेगी लोगों को, क्योंकि वोट चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट कहती है 10 साल के लिए टैक्स फ्री, और 10 साल के लिए टेस्ला कंपनी और अपना पूरा अच्छा सा बिजनेस संभाल दिया, अब भाग जाएगी क्या? अब लगाएंगे टैक्स, अब रुको, हो गया ना 10 साल तक फ्री, मजा आया ना। अब 10 साल तक कोई टैक्स नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं, अच्छे से बिजनेस करा, प्रॉफिट कमाया, अब आ जाओ, अब लगाई कंपनी कम से कम 45, आपको पता है 45% का टैक्स लगता है 1 करोड़ से ऊपर, अब तो 50 लाख हो गया आई थिंक, मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं ज्यादा, 50 लाख या 1 करोड़ से ऊपर की अगर जाती है तो वहां पर क्या लगता है जी, सरचार्ज लग जाता है। 30% का टैक्स तो वैसे ही हो, फिर सरचार्ज लगता है, सरचार्ज भी 15-30% तक जाता है। मुझे नहीं पता भाई टैक्स का रेट क्या चल रहा है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरे को जहां तक मुझे दूसरों से पता चलता है, क्योंकि टैक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपनी ITR भी खुद दूसरों से भरवाता हूँ यार, ये भी है, मैं अपनी खुद की ITR दूसरों से भरवाता हूँ। मेरा एक भाई है वो काम करता है, मैं उससे कहता हूँ तू मेरी ITR भर दे, मेरे को नहीं पता। हाँ, कहीं वो फंस जाता है, प्रोफेशनल तो काम आएंगे ना, फिर हम पढ़ते हैं बुक खोलकर, हमने बुक खोल ली, एक जगह फंस गए थे, एक जगह फंस गया था मेरा भाई छोटा, वो फंस गया, मैंने कहा कह रहा यार ये समझ नहीं आ रहा मुझे, वो ये वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसको CA में भी, वो कोई काम कर रहा है तो प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छी है उसकी, तो ITR भरता है, लाखों पता नहीं कितनी ITR भर चुका है, तो मैंने कहा मेरी ही भर दे। तो मैं जो अपनी ITR भरता हूँ वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पर भरता हूँ, क्योंकि इतनी अकाउंटिंग में करता नहीं, तो विदाउट जब मैं अकाउंटिंग करती हूँ प्रिजम्पटिव टैक्सेस के बेसिस में ITR भरता हूँ। तो एक बार फंस गया, तो फिर मैंने उसको निकाला क्या, फिर हमने बुक खोली, बुक ही ग्रंथ है, सब है बुक, बुक है तो सब है। आगे जाकर आपको टैक्स के रेट क्या है क्या नहीं है उसके लिए आपको कुछ जरूरत नहीं है, बुक उठानी है आपको, बस गूगल खोलना है, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस पता होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ जब मैं लॉ पढ़ा रहा होता ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लॉ पढ़ना सीखो, याद करना मत सीखो। याद तो अभी करोगे, आपको याद कर लिया आपने, पेपर पास दिया, खत्म होगी कहानी। पर अगर आपको पढ़ना नहीं आया तो प्रोफेशनल कोर्स जब आप CA में बन जाओगे, जब आप प्रोफेशनल एक बन जाओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद में मेरे से आगे पूछोगे सर इसका लाइन का एक्सप्रेशन समझा दो, ये लाइन कैसे बोली जाएगी, पढ़ी कैसे जाएगी, इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझेंगे इसका। कई बार ऐसे CA में CA CS होते हैं जिनको लॉ की एक्सप्लेनेशन नहीं आती, क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं होती, याद पे रट्टे पे फोकस करा होता है, रट्टा मार के फोकस करा होता है, पास हो जाते हैं। जिनको लॉ समझ, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन, आपने लॉ को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी वजह से आपने क्लाइंट को गलत बता दिया, क्लाइंट बता दिया, लग गई पेनल्टी। तो इस तरीके से होता है। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप टैक्स लॉ, कोई भी प्रकार का लॉ हो, कानून, कोई भी प्रकार का एक्ट हो, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए, पढ़ना सीखिए, उसका एक्सप्लेनेशन निकालना सीखिए। देखिए याद तो कभी कर रहे हैं, पास तो होना ही है, पास होने के बाद आप मेरे पे आगे ये नहीं कह सकते। मेरे पे आज भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर मैं यहाँ फंस गया अकाउंटिंग में, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। टैक्स नहीं पूछते क्योंकि मेरे को टैक्स नहीं आती, उनको पता है। अकाउंटिंग पता है उनको, लॉ में फंस जाते हैं कहीं पर। लॉ तो देखो बहुत ही कम रोल होता है लॉ का, वो आपके जनरल नॉलेज के लिए। टैक्स ज्यादा यूज होता है, कॉस्टिंग ज्यादा यूज होता है, वो फंस जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे कंपनी के अंदर फंस गए, अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर फंस गए, समझ नहीं आ रहा, वो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर बताओ कुछ क्या करा जाए। तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि देखो इसमें ये चीज हो सकती है। तो ये कि जब तक आप डीपली नहीं घुसेंगे तब तक आप आगे जाकर काम नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तब भी आपको नीड पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरी है लॉ के अंदर। तो गवर्नमेंट एक अलग पॉइंट था, मैं जो समझा रहा था, गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को क्या देती है, इंसेंटिव देती है। और कितने टाइप के इंसेंटिव, किसे एक इंसेंटिव दे दिया, सब्सिडीज दे दी, आपने देखा होगा कई बार इंसेंटिव, देखो आपने पैसा दे दिया, आपने बोनस दे दिया, आपने कहा भाई ये लो हम आपको जमीन दे रहे हैं मुफ्त में, आप यहाँ पर काम करो, ये इंसेंटिव के तौर पर काम होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब हो गया ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी मतलब टैक्स, ड्रॉबैक मतलब वापस ले लेना। तो टैक्स आपके पड़ रहा था वो आपने खत्म कर दिया बेसिकली। बाकी डिटेल में तो आप टैक्स में इसको पढ़ते ही है, मैं भी आपको डिटेल में समझा सकता हूँ, पर मेरा उतना डीपली जाने का भी पर्पस नहीं है। तो इन 3 टाइप की स्कीम्स जो होती है, इन 3 टाइप की चीजें गवर्नमेंट देती है अलग अलग कंपनीज को, और कंपनी को बढ़ावा देना चाहती है कि तुम आगे बढ़ो, और तुम्हारे काम होने से हमारे देश का भी नाम ऊपर हो रहा है। तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट क्या देती है, इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ काइंड आपको दे रही है, और फ्री होता है ये। गवर्नमेंट आपको देगी, आपसे वापस नहीं लेगी, आपको दे रही है, पर आप उसको आगे बढ़ाओ। अब आपको पता है आज की गवर्नमेंट कैसी है सर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ग्रांट निकाला गया था उन कंपनीज को लिए जिनको आगे बढ़ावा देना है। वो तो बहुत कम हो रहा है,
उन कंपनीज को, जैसे ये न्यूज चैनल, इन पे जाता है भाई पैसा गवर्नमेंट ग्रांट्स का, बहुत पैसा जाता है। आप समझिए इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट 10 सालों में कितनी ग्रांट्स किस किस कंपनी को दी, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो जब आप देखते हो ना वीडियो यूट्यूब पर वगैरह, बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि यार इस तरीके से गवर्नमेंट ने काम करा, इस तरीके से काम गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कर रही है। आप खुद की रिसर्च कभी नहीं करते। तो आप देखिए कि 10 सालों में या 20 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कितनी ग्रांट किस किस कंपनी को दी, है ना। ग्रांट्स का मतलब फ्री ऑफ पैसा जो दे रही है गवर्नमेंट, ज्यादातर न्यूज चैनल को जाती है, जो उनके सारे बना, चाहे सर बीजेपी हो कांग्रेस हो। मैं किसको वोट दे रहा हूँ मेरी मर्जी, आप किसको वोट दे रहे हो आपकी मर्जी, आप क्या मुद्दे पे वोट देते हो आपकी मर्जी, मैं किस मुद्दे पे वोट देता हूँ मेरी मर्जी। मैं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं खेलने आया हूँ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस तरीके से चेक किया जाता है। तो गवर्नमेंट चेक कोई भी हो, सब चोर है, पहली बात तो ये तय कर, सब चोर है सब। अंदर की बातें किसी को नहीं पता होती, अंदर की बातें सिर्फ उन्हीं को पता होती है, वो क्या खेल खेल रहे क्या नहीं खेल रहे। न्यूज जिसकी गवर्नमेंट आएगी न्यूज चैनल उसके होगा, जिसकी गवर्नमेंट आएगी न्यूज चैनल होगा, चाहे कांग्रेस ले लो चाहे आम आदमी पार्टी ले लो चाहे कुछ ले लो। अब आम आदमी पार्टी जरा छोटी सरकार है तो इस हिसाब से उनका इतना बने, न्यूज चैनल ही चमका देते हैं उसको, तो सीएम को कैसा सीएम है, तो बात क्या अलग है। बट आप समझिए कि सब चोर है, आप समझिए सारी सरकार चोर है, तो पता नहीं क्या क्या करने में लगे हुए हैं। मेरे को तो इस चीज का बुरा लगता है जब ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एक सरकार नहीं कर रही दोस्त, सभी सरकार करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको लग रहा होगा, आपको कहीं आपको फील होता होगा कि देखो, आपको फील होता होगा कि यार ये सरकार तो मैं सरकार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीजें कोई ना कोई बताएगा, सही बताएगा, ही बताना जरूरी है कि आप आने वाली यूथ, राइट, आपका एक वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू मुस्लिम जो भी कर रहा है ये पॉलिटिक्स है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, सब करते हैं। कोई पर्टिकुलर पार्टी आप देखोगे ना कि ये कर रहे हैं, क्यों कर रही है, तीनों पार्टी कर रही है, तीनों आप इनकी थोड़ा डीपली रिसर्च करोगे ना, तीनों पार्टी करती है। तो, तो इस चीज को समझिए, एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं करती या दूसरी पर्टिकुलर पार्टी नहीं करती, सभी पार्टियां करती है, इनका फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। तो कभी भी जिंदगी में एक बात मैं आपको कहूंगा, कभी भी जिंदगी में आप कितना हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, धमको लगा कितना क्या कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, आपके पर्सनल ओपिनियन है। बट एक बात का ध्यान रखिए, एजुकेशन के टाइम पर कभी इन चीजों को मत लाइएगा। एजुकेशन इतनी बड़ी चीज है कि आप अगर एजुकेटेड होते हो ना तो आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों से आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूचर हो, चाहे आप कोई भी हो, आप मोमडम में हो, आप हिंदू फैमिली से हो, आप सिख फैमिली से हो, आप क्रिश्चियन फैमिली से हो, भाई मेरे पास तो सभी टाइप के बच्चे। तो मैं अगर ये कहूंगा कि नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं तो इसी को पढ़ाऊंगा मैं बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, तो गलत चीज है। एजुकेशन सभी के लिए बहुत प्रायोरिटी है, ये सब गवर्नमेंट खेल रही है, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं सारी गवर्नमेंट खेल रही है, ठीक है। तो उस चीज पे ध्यान दो। तो आजकल का यूथ ना बहुत तगड़ा हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी यूथ में ही आते हैं, हमें भी पता है क्या चल रहा है मार्केट में, कैसी कैसी वीडियोस किस गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, किस गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहा है। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सही डायरेक्शन पे जाओ, सही डायरेक्शन पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप भी वोटर है, राइट। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ होती है, ये भी देश का एक मुद्दा भी बहुत बड़ा वो चीज होता है। तो आप अपनी दिमाग का यूज करिएगा, किसी की बातों में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आप एजुकेटेड है। बातों में वो लोग आ सकते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको जो दिखाया गया वो आप सुन लिया उन्होंने। अगर आपको कुछ दिखाया जा रहा है और आप उसको सुन रहे हो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे जने हैं जिन पे दिखाया जाता है, एक पर्टिकुलर चैनल नहीं है, बहुत सारे चैनल है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है। तो ये मैं आपको चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ना जो आने वाली जनरेशन उनके दिमाग में सेट हो चुकी है। तो आप सोच समझ कर, एजुकेटेड है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब फैक्ट आपको पता होता है। जब आप क्लास लेते हो तो 10 रिसर्च करते हो, है ना, तो वही चीज होनी चाहिए हर जगह पर, राइट। चलिए, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, ग्रांट देती है। थोड़ा मैं टॉपिक से भटका इसलिए नहीं, जानबूझकर मैं आपको ये चीज बताई है जिससे आप सही डिसीजन ले पाए अपनी लाइफ के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील विद द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, हाउएवर दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद दिस। इन 3 पॉइंट पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करता। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स पे डील करता है। तो ग्रांट्स क्या है, एक टाइप का इंसेंटिव है, एक टाइप का इन फॉर्म ऑफ कैश या इन फॉर्म ऑफ काइंड जो गवर्नमेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देती है
वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम करने से देश को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। इसके लिए गवर्नमेंट उनको चाहती है कि उनको बढ़ावा मिले, उनको हम कुछ तरीके से पैसे की हेल्प करें या इन फॉर्म ऑफ काइंड हेल्प करें, जिससे जिससे वो आगे बढ़े और उनके बढ़ने से देश का भी आगे बढ़ते चले जाए। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज है जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील नहीं करता है। चलिए, तो पहला केस क्या कहता है, कहता है द स्पेशल प्रॉब्लम राइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग प्राइस। द स्पेशल प्रॉब्लम राइजिंग इन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम गवर्नमेंट ग्रांट के रिलेटेड कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ जाती है, और ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम जिससे क्या होता है, प्राइस के चेंजिंग, प्राइस जो होता है किसी प्रोडक्ट के उसके चेंजिंग, उसमें चेंज आता है, उसमें इफेक्ट आ जाता है, तो ऐसे स्पेशल प्रॉब्लम को AS12 डील नहीं करेगा। दोबारा सुन लो, ऐसी स्पेशल प्रॉब्लम जो अकाउंटिंग में अराइज हो रही है, कब हो रही है, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग में अराइज हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम, और जब वो स्पेशल प्रॉब्लम की वजह से प्राइस में इफेक्ट आता है, उसमें कोई चेंजेस आता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ जाता है, घटाव हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर अगर कोई भी अकाउंटिंग करने से, स्पेशल प्रॉब्लम की अकाउंटिंग करने से अगर कोई प्राइस में चेंज आ जाए, तो ऐसी अकाउंटिंग, स्पेशल प्रॉब्लम की अकाउंटिंग हम AS12 के अंदर डील नहीं करते हैं। अभी स्पेशल प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये AS12 ने डील बताया ही नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कहता है एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी, अब गवर्नमेंट ग्रांट कहकर दे रही है कि हम इसको ग्रांट दे रहे हैं, तब तो वो AS12 डील करेगा, AS12 तब तो एप्लीकेबल हो जाएगा। पर गवर्नमेंट कह रही है देखो कंपनी, हम आपको जो पैसा दे रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, ग्रांट के अलावा हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट कुछ छूट, कुछ बेनिफिट्स देती है अलग अलग कंपनी को, और वो ग्रांट्स के अदर देन है, अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोला उसको, गवर्नमेंट असिस्टेंस कहा। वो भी एक तरीके का फायदा होता है जब गवर्नमेंट अलग अलग कंपनी को देती है। जब गवर्नमेंट ऐसे कहे कि हम आपको ग्रांट नहीं दे रहे, हम आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रहे, कुछ बेनिफिट दे रहे हैं जो अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट होता है, तो ऐसे गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए AS12 एप्लीकेबल नहीं होगा। AS12 सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट के लिए होगा, और तुम गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रहे हो, वो भी एक तरीके का बेनिफिट होता है, पर अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट होता है। इसके बाद क्या था, अगर कोई कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसके शेयर खरीद के बैठी हुई है, तो उस कंपनी को अगर कोई पैसा गवर्नमेंट द्वारा मिल रहा है तो वो ग्रांट नहीं माना जाएगा और AS12 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी के 40% शेयर कंपनी ने, मेरी कंपनी के 40% शेयर किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट मुझे कुछ पैसा देती है, बेनिफिट देती है, वो AS12 में डील नहीं करते। ग्रांट का मतलब, गवर्नमेंट का इधर मतलब है, गवर्नमेंट का मतलब देख लो, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी, लोकल अथॉरिटी और नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब है गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी गिवन इन कैश और काइंड टू द एंटरप्राइज फॉर पास्ट कंप्लायंसेस फॉर फ्यूचर कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब होता है प्रोविजन, लॉ, कंडीशन जो दी जा रही है, किसको दी जा रही है, कंपनी को। अगर वो अपनी पास्ट की कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं या फ्यूचर में आने वाली कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट क्या दे देगी, कुछ इन कैश और काइंड में पैसा दे देगी उनको, कंपनीज को। बस कंडीशन है जो उनको फुलफिल करनी है। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट, अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट ही कंप्लाई, कंप्लाई मतलब पूरा करना, अगर उसने कंडीशन जो गवर्नमेंट ने रखी थी अगर उसने कंप्लाई कर लिया है या नहीं करा। तो दो कंडीशन है, गवर्नमेंट ग्रांट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी रिकॉर्ड करना जब दो बातों का एश्योरेंस हो जाए। पहला, द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू देम। अब गवर्नमेंट हर किसी को तो ग्रांट नहीं देगी, हर किसी को तो कैश या काइंड बेनिफिट नहीं देगी। अब आप गवर्नमेंट, आपने मुझसे कहा कि देखिए सर ये कंडीशन है, अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर लेते तो हम आपको ग्रांट देंगे, और अगर आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो ग्रांट नहीं मिलेगी। अब कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है जी। तो भी यहाँ पर लिखा द एंटरप्राइज, अब उसने कंडीशन लगाई कि अगर आप अपना 50% माल बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको ग्रांट देंगे। एक्सपोर्ट में तो बेनिफिट होगा, इंपोर्ट करने में तो कोई बेनिफिट होगा नहीं किस कंट्री को। तो गवर्नमेंट ने भी कंडीशन लगा दी कि 50% से माल अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो तो ही आपको ग्रांट मिलेगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कंप्लाई कर लेता है वो एंटरप्राइज, और ग्रांट विल बी रिसीव्ड, और उसको ग्रांट रिसीव्ड हो जाए तभी रिकॉर्ड करना। भाई मेरी कंपनी थी, मैंने 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट करा माल, जो कि ग्रांट मिलने के लिए मुझे कंडीशन दी गई थी, मैंने अपनी कंडीशन को पूरा करा, अभी मुझे ग्रांट नहीं मिली तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं ग्रांट, अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने लग जाऊंगा कि ग्रांट मुझे मिल गया है। भाई मिलना भी तो चाहिए। तो दो बातों का एश्योरेंस होना जरूरी है।
अगर कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी ओके, अब पहले रेट करो कि ग्रांट रिसीव हुई नहीं हुई, अब रिसीव भी हो गई, कंडीशन फुलफिल, ग्रांट भी रिसीव, प्लस अब करो रिकॉर्डिंग। अब आपको रिकॉर्डिंग करना है। mere receipt of grant is not necessary a conclusion evidence that the condition attesting to grant has been or will be fulfilled। अगर आपको ग्रांट पहले मिल गई और कंडीशन आपने पूरी करी नहीं गई, सर आपको ग्रांट मिल गई, मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी पहले, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कंडीशन फुलफिल कर ली होगी। तो इसलिए लिखा हुआ नीचे लाइन कि अगर आपको ग्रांट मिल जाए, अगर आपको ग्रांट मिल जाए तो हम ये मानेंगे नहीं। ग्रांट मिलने का मतलब ये नहीं कि आपने ग्रांट मिलने का मतलब ये कोई कंक्लूसिव एडिशन नहीं है कि आप ये कहो कि मुझे ग्रांट मिल गई तो मैंने कंडीशन पूरी कर ली होगी। हम चेक करेंगे, हम कंडीशन जो आपको दी थी वो चेक करेंगे कि आपने कंडीशन दी, भले ही आपको ग्रांट मिल गई हो, भले ही आपको ग्रांट रिसीव्ड हो गई हो, फिर भी हम एक बार कंडीशन चेक करेंगे कि आपने कंडीशन फुलफिल करी है या नहीं करी, या करोगे या नहीं करोगे। कई बार गवर्नमेंट क्या कहती है, हम आपको पैसा अभी दे रहे हैं, आप 50% माल एक्सपोर्ट कर देना। अब गवर्नमेंट ने तो पैसा दे दिया, हमें ग्रांट तो मिल गई, रिसीव तो हो गई, क्या हमने कंडीशन फुलफिल करी? तो गवर्नमेंट ग्रांट पहले मिलने से जरूरी नहीं है कि आप कंडीशन फुलफिल करो, तो आप चेक कर लेना, ठीक है जी। कोई एविडेंस नहीं होगी, ओनली रिसिप्ट ऑफ ग्रांट होगा कि वो एविडेंस है कि आपने ग्रांट रिसीव हो गई आपको, तो आपने कंडीशन ही फुलफिल कर ली होगी। दोनों कंप्लायंस होना जरूरी है। तो रिकॉर्ड कब करेंगे? जो दो बातों का सेटिस्फेक्शन होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का अप्रोच करने का दो टाइप का अप्रोच है, कैपिटल और आपके पास इनकम अप्रोच। तो दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच करते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए, ग्रांट रिसीव कैपिटल अप्रोच क्या कहता है? कहता है ग्रांट रिसीव इन विच द नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रमोटर इंटरेस्ट, then such grant is capitalized by crediting to the capital reserve। मैंने एग्जांपल भी दिया, वो एग्जांपल है, कहता है गवर्नमेंट कहती है कंपनी को कि अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फ्री ट्रेड जोन में अगर आप अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करते हो और यहां पर आपको काम करते हो, तो गवर्नमेंट आपको क्या देगी? ग्रांट देगी। यही तो कंप्लायंसेस है। गवर्नमेंट ने नहीं बताया, आपने लॉ के अंदर, टैक्स के अंदर पढ़ा होगा। आप ऐसे एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, और आप जब अपने बिजनेस ऐसे एरिया में स्टार्ट करोगे तो हम आपको 50 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। तो गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा कि ग्रांट चाहिए आपको, ठीक है, पहले क्या करना है आपको अपने स्पेशल इकोनॉमिक जो हमारे बताए हुए एरिया में फ्री ट्रेड जोन या स्पेशल इकोनॉमिक ये एरिया है जो गवर्नमेंट की लिस्ट है, इस जगह पर आपको अपना बिजनेस खोलना होगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करना होगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी और वो 50 करोड़ की हम आपको देंगे। अगर तो एबीसी लिमिटेड ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और इन्वेस्ट करे 100 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? ग्रांट दे दी 50 करोड़ रुपए की। कितने दी ग्रांट? 50 करोड़। तो कहता है कैपिटल अप्रोच में ये कहता है कि देखिए जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है वो आप क्या मानोगे उसको? देखो समरी में क्या है, एबीसी लिमिटेड बिजनेस स्टार्ट करा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसने 100 करोड़ रुपए की फिक्स एसेट खरीदी और 50 करोड़ की उसको ग्रांट मिली, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बिजनेस स्टार्ट करो, ये कंप्लायंसेस था, तो उसने कंप्लायंसेस पूरा करा और साथ में उसको ग्रांट भी रिसीव हुई 50 करोड़ रुपए। दोनों बातें पूरी हो गई। अब जब दोनों बातें पूरी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कैसे होगा? दो बातों का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। गवर्नमेंट ग्रांट भी रिसीव हो जानी चाहिए। गवर्नमेंट ग्रांट कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव नहीं हुई, अभी सिर्फ कंप्लायंसेस पूरे हुए, क्या रिकॉर्ड करना है? नहीं, जब दोनों बातें सर्टिफाई होगी तभी रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई? फिक्स एसेट खरीदी, एसेट बढ़ गई, बैंक से पैसा चले गया, खत्म। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिली, ग्रांट मिलेंगे तो बैंक से आ जाएगा और गवर्नमेंट ग्रांट को हमने क्रेडिट करा क्योंकि हमने इसको कैपिटलाइज्ड माना है। क्या माना है? कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज क्या होता है कि पहले तो हम कहेंगे, सुनो मेरी बात, पहले तो हम गवर्नमेंट ग्रांट एज अ लायबिलिटीज को ट्रीट कर लो, आप एज अ इनकम ट्रीट कर लो, जो आपको ठीक लगे इनकम ट्रीट कर लो। गवर्नमेंट ग्रांट अपनी इनकम मानी और आपका पैसा आ गया और इस इनकम को आप कैपिटलाइज करोगे तो इस इनकम को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करोगे। यही कैपिटल अप्रोच कहती है। जो भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलेगी उसको आप कैपिटल अप्रोच के हिसाब से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी तो बैंक से पैसा आ जाएगा, ग्रांट आपके क्रेडिट, और उसको कैंसिल करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरीके से पॉइंट आता है कैपिटल अप्रोच का। और कब लगानी कैपिटल अप्रोच? इधर देख लो, नीचे लिखा था ग्रांट रिसीव इन नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रमोटर इंटरेस्ट। मतलब डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। डेवलपमेंट और प्रमोटर का मतलब है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट है, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, इंटरेस्ट का मतलब रुचि है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ऐसी जगह पर, ऐसे एरिया में बिजनेस खोलो, ऐसे एरिया में आप बिजनेस खोलो, क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम ट्रीट कर ले तो टैक्स लगेगा उस पर, गवर्नमेंट टैक्स लगेगी। तो कहता है अगर आप गवर्नमेंट की बात मानते हो और ऐसे एरिया में बिजनेस खोलते हो तो हम आपको गवर्नमेंट ग्रांट देगी और वो गवर्नमेंट ग्रांट आप कैपिटलाइज करके कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर सकते हो। और पहला केस था कि अगर आपने डेवलपमेंट ऑफ प्रमोटर इंटरेस्ट करा, तो प्रमोटर इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट की रुचि के हिसाब से अगर आपने काम किया, ये पहला कंप्लायंस है जो कि कहा था उसने, ये गवर्नमेंट की रुचि है, ये है डेवलपमेंट, इसको करने से डेवलपमेंट होगा, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ प्रमोटर इंटरेस्ट लिया, ये मेन पॉइंट है जो आ रहा है। दूसरा कहता है
दूसरा कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट सच ग्रांट कैपिटलाइज्ड बाय द गारंटिंग कैपिटल रिजर्व। अगर आपने कोई ऐसी एसेट खरीदी है जो नॉन डेप्रिशिएबल है, तो जब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आप खरीदोगे, जैसे कि लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होती है, तो ऐसी एसेट के लिए अगर जो ग्रांट मिली गई है, ऐसी एसेट के लिए जो ग्रांट दी गई है, भाई मेरी कंपनी है, मैं कह रहा हूं भाई मैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा ये लो पैसे और आप इससे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदो। तो ऐसा जो ग्रांट का पैसा गवर्नमेंट ने हमें दिया, हमें जो ग्रांट का पैसा मिला है उससे हमने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदी है, तो ऐसे केस के अंदर उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कैपिटल अप्रोच है। तो मैंने लैंड खरीदी और गवर्नमेंट ने हमें 20 करोड़ की ग्रांट थी, तो लैंड खरीदी 50 करोड़, तो बैंक से 50 करोड़ चले गए और गवर्नमेंट से 20 करोड़ पे आ गए, तो ये सब्सिडी के तौर पर हमें मिल गया ना। 50 करोड़ की लैंड खरीदी, 20 करोड़ ने गवर्नमेंट को हेल्प कर दिया हमें। तो कह रहा है ये गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि आपने नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदी है, तो ऐसे केस के अंदर इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया। आपने भाई गवर्नमेंट से ग्रांट ले ली ये कहते हुए कि मैंने लैंड खरीदूंगा, एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदूंगा, तो गवर्नमेंट ने हमको 20 करोड़ दे दिए। अब आपने कंप्लायंसेस पूरा नहीं करा। अब जब आपने कंप्लायंसेस पूरा नहीं करा, आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट कर ली, तो गवर्नमेंट की ग्रांट को रिफंड करना होगा। रिफंड करने के लिए पैसा चले जाएगा और कैपिटल जब में जो ग्रांट ट्रांसफर करी थी वो कैंसिल हो जाएगा, राइट, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट का। तीसरा वन कहता है ग्रांट रिसीव फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। अभी हम बात करते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, अब हम बात करें डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। तो कह रहा है ग्रांट अगर रिसीव्ड होती है, आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और कहा कि ऐसे एसेट खरीद लो जो डेप्रिशिएबल हो पाए, तो ऐसे केस के अंदर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहा, उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव है, डिफरेंट ट्रीटमेंट है। पहला अल्टरनेटिव कह रहा है अंडर दिस अल्टरनेटिव अमाउंट ऑफ ग्रांट इज कैपिटलाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहता है इस अल्टरनेटिव के अंदर अगर आप कोई ऐसी एसेट खरीद रहे हो, गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे से कोई ऐसी एसेट खरीदो जो डेप्रिशिएबल नेचर की है, उसके दो अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव बोला उस अमाउंट को, जो ग्रांट का अमाउंट आपको मिला है डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए, उस अमाउंट को आप रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट के हिसाब से। जैसे कि एग्जांपल, प्लांटर मशीनरी 10 करोड़ रुपए की, यूजफुल लाइफ 5 लाख और 5 करोड़ का आपको ग्रांट मिला है, तो पहले एंट्री करी, प्लांटर मशीनरी आई, पैसा चला गया बैंक से, खत्म, बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट करा, ग्रांट रिसीव करने की हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आपको कह रहा है कि देखिए जो गवर्नमेंट ग्रांट था अभी तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे थे। पहली ये अप्रोच क्या कहती है, अगर आप कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदो तब तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, अगर आप डेवलपमेंट और प्रमोटर इंटरेस्ट कर रहे हो तब भी आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये कैपिटल अप्रोच कहती है। पर तीसरा पॉइंट कहता है अगर आप कोई ऐसी एसेट खरीदो जो डेप्रिशिएबल नेचर की है, तो ऐसे केस के अंदर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना। पहला अल्टरनेटिव कहता है कि उसको फिक्स एसेट में ट्रांसफर करेंगे जो आपने खरीदी है। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली थी उसको कैंसिल करके फिक्स एसेट में ट्रांसफर कर दी। अब जैसे ही आपने फिक्स एसेट में ट्रांसफर करी, तो क्या हुआ, आपकी एसेट की वैल्यू क्या होगी, 5 करोड़ ही रहेगी। भाई 10 करोड़ की आपने एसेट खरीदी, राइट, 10 करोड़ की आपने एसेट खरीदी, तो आपकी जेब से खर्चा कितना हुआ, 10 करोड़। अब 5 करोड़ की आपको ग्रांट मिल गई, तो नेट एसेट कितनी की बढ़ी, 5 करोड़ की तो बढ़ी। इसे लिखा द डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका होगा 10 करोड़ की एसेट खरीदी है, अगर ग्रांट नहीं मिलती तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 5 साल करता तो 2-2 करोड़ रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, क्योंकि ग्रांट मिल गई है, पैसा आ गया है। भाई 10 करोड़ जेब से खर्च हुआ, प्लांटर मशीन खरीदने में 5 करोड़ आ गए, इसका मतलब 5 करोड़ तो नेट जेब से खर्च हुआ, तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 5 करोड़ को 5 साल में राइट ऑफ कर देंगे 1-1 करोड़ करके। पहले साल में कितना करेंगे, 1 करोड़। कैसे होगा, प्लांटर मशीन 1 करोड़ से कम हो जाएगा पीएल में और 4 करोड़ बैलेंस शीट में आ जाएगा। फिर अगले साल फिर 1 करोड़ पे करेंगे, 3 करोड़ बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो लास्ट वाली एंट्री है डेप्रिसिएशन लगाने की, राइट, डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। देखो 2 एंट्री कर सकता था मैं इसकी, कैसे, पहले डेप्रिसिएशन टू प्लांटर मशीनरी क्या था, फिर डेप्रिसिएशन को खत्म करके पीएनएल, डेप्रिसिएशन कट गया, पीएनएल टू प्लांटर मशीनरी। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, डेप्रिसिएशन से प्लांटर मशीनरी कम हो गया और पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, डायरेक्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन की, राइट। तो इस वाले फॉर्म में क्या हुआ कि जो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा था ना 10 करोड़ का, उसके बदले में जो 5 करोड़ ग्रांट मिली वो माइनस कर दिया आपने, वो ग्रांट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर ना करते हुए प्लांट एंड मशीनरी में एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उससे आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट कम हो गई, क्योंकि 10 करोड़ की आपके पास एसेट थी, 5 करोड़ का आपको मिल गया, 5 करोड़ होगी, तो उस 5 करोड़ को राइट ऑफ करेंगे सिर्फ, बाकी 5 करोड़ राइट ऑफ नहीं होगा। रिफंड ऑफ ग्रांट आफ्टर 2 ईयर, रिफंड की एंट्री मैंने आपको समझा दी, प्लांटर मशीनरी आपका टू बैंक, ये क्वेश्चन बता दूं। अल्टरनेटिव 2 कहता है अंडर द हेडिंग अमाउंट ऑफ ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम एंड अमाउंट ऑफ ग्रांट और सच क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। कहता है दूसरा अल्टरनेटिव, आपके पास 2 अल्टरनेटिव है। पहला आपके पास क्या है कि वो जो ग्रांट का पैसा मिला था डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, पहला अल्टरनेटिव। दूसरा अल्टरनेटिव है कि उसको डेफर्ड इनकम मान लो, उस ग्रांट को डेफर्ड इनकम मान लो और जो ग्रांट का पैसा मिला है उसको क्रेडिट कर दो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, एक नया अकाउंट खोल लेना। एग्जांपल फिर से देखो, प्लांटर मशीनरी 10 करोड़ का खरीदा, एंट्री क्या होगी, प्लांटर मशीनरी टू बैंक। फिर ग्रांट मिल गई 5 करोड़ की, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट ग्रांट।
अब क्या करता था मैं, अब ये करता था कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको कैंसिल करता था और प्लांट मशीन में डाल देता था। ये था हमारा पहला केस, ये था हमारा पहला केस। तो हमने क्या करा, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अभी मैं क्या करूंगा, इसको हम दूसरे अल्टरनेटिव के हिसाब से क्या करा, क्रेडिट कर दो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट के अंदर, नया अकाउंट खोलो वहां डाल के। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है ये पैसा इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन द ईयर ऑफ लाइफ। तो 5 करोड़ 5 साल में कैसे होगा, 1 करोड़ पर ईयर आप ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका पॉइंट है दूसरा अल्टरनेटिव, याद रखना है सारे अल्टरनेटिव, ठीक है सर। अब दूसरा यहां पर आ गया रिफंड की एंट्री। अच्छा ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री। देखो फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगेंगे कि पीएल प्लांट मशीनरी कम हो गया और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेप्रिसिएशन लगेगा सर इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये धीरे धीरे खत्म होगा। कैसे खत्म होगा, यहाँ पर हम क्या करते थे, प्लांट डेफर्ड, ये सारा डेप्रिसिएशन का मतलब ये कह रहा है जो भी पैसा गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा हुआ है, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट का पैसा आपने डेफर्ड गवर्नमेंट डाला है, इस पैसे को हम पीएनएल अकाउंट में ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन समझकर। लिखा है ना, गवर्नमेंट डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास 5 साल है और 5 करोड़ रुपए मेरे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में है, तो क्या करूंगा, जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट साइड में 5 करोड़ रुपए है ना, इसको हर साल 1-1 करोड़ रुपए डेबिट करके खत्म करूंगा। पहले साल में कैसे करूंगा, पहले साल में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट करूंगा 1 करोड़ से और पीएल में ट्रांसफर करूंगा। दूसरे साल में क्या करूंगा, फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 1 करोड़ ट्रांसफर करूंगा पीएल में। ऐसे ऐसे करके 5 सालों तक आप इसको ट्रांसफर करोगे। मान लो 30 साल में गवर्नमेंट ने कहा कि हमें रिफंड दो भैया, हमें आप रिफंड दीजिए क्योंकि आपने हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करा। क्वेश्चन में जब कहेगा ना रिफंड की बात तभी करनी है। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में कह सकता है। जब क्वेश्चन में कहे कि गवर्नमेंट ने कहा कि 2 साल बाद गवर्नमेंट ने रिफंड मांग लिया, क्वेश्चन में ऐसे लिखा है आफ्टर 2 ईयर गवर्नमेंट टेक अ रिफंड और गवर्नमेंट ग्रांट जो उसने दी थी। तो अभी हमने 2 साल तक तो हमने एमोटाइज कर दिया था। अब हमारे पास पड़े कितने हैं, 3 करोड़ रुपए तो पड़े गवर्नमेंट ग्रांट के हिसाब से, जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पड़े। तो उसको रिफंड कैसे करेंगे, रिफंड करके एंट्री होगी कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पूरे से खत्म हो जाएगा। जो क्रेडिट साइड में 3 करोड़ पड़े वो पूरा थे 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ हमने खत्म कर दिया पहली और 3 करोड़ पड़े इसको खत्म करा और बैंक से 5 करोड़ देने पड़े। क्यों देने पड़े 5 करोड़, क्योंकि गवर्नमेंट ने ग्रांट कितनी दी थी, 5 करोड़ की, और हमें लौटाना भी कितना पड़ेगा रिफंड में 5 करोड़। अब 2 करोड़ तो मैं पीएल में डाल चुका हूं, तो 2 करोड़ पीएल से फिर से निकालो। जो आपने पीएल के क्रेडिट साइड में डाला है ना इनकम मानते हुए, जो ये डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आपका पैसा हुआ ना, फायदा हुआ, इसमें इनकम डाला, देखो फिर से पीएल में निकालो डेबिट करके और 3 करोड़ इकट्ठा करके 5 करोड़ इकट्ठा करके 3 करोड़ तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में पड़ा ही है और 2 करोड़ आपने पीएल के क्रेडिट साइड में डाल दिया था, उनको जोड़ो और 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। 1 मिनट दीजिएगा, चलिए समझ में आया सर। तो 2 करोड़ तो हमने पीएल में डाल दिया था क्रेडिट साइड पे, अब उसको हम निकालेंगे डेबिट करके और 3 करोड़ हमारा डीजीजी में पड़ा हुआ है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ा 5 करोड़ से बैंक की पेमेंट करी। इन केस ऑफ रिफंड, अगर गवर्नमेंट रिफंड मांगती है तो, नहीं मांगती तो आपने सीधा सीधा पीएल में 5 साल तो डालते रहना है, क्योंकि इनकम है ना सर, इनकम है। यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, डेप्रिसिएशन काट देना है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आता तो डेबिट साइड में आता ना, एक सब डिडक्ट करिए इसको। अब आ जाते हैं दूसरा तक, गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड और नॉन मॉनेटरी टर्म। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट कैश में पैसा नहीं दे रही, इन काइंड दे रही है जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, तो ऐसे ही इसके अंदर क्या अकाउंट ट्रीटमेंट होगी, लेट्स सपोज एट कंसेशन रेट एंड रिकॉर्ड द एसेट एट अ कंसेशन रेट। क्या कहता है भाई, आपने कोई लैंड खरीदी 100 लाख रुपए की, गवर्नमेंट हैज गिवन अ कंसेशन रेट ऑफ 10 लाख रुपीस। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 100 लाख की लैंड है, हम आपको 100 लाख की लैंड 10 लाख में देने को तैयार है, 90 लाख की ग्रांट देंगे पर इन कैश नहीं देंगे, आप 10 लाख ही दे दो। आपने लैंड देख ली ना, ये लैंड आपको चाहिए काम करने के लिए, अब ये 100 लाख की कॉस्ट आती है, गवर्नमेंट कह रही है आप 10 लाख रुपए दो हमें और काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये भी तो एक तरह की ग्रांट होगी, 90 लाख रुपए हमें जो देना पड़ते हैं वो नहीं देने पड़े। तो इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं आया हमारे हाथ में, हमारा वैसे ही कट गया। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इस केस के अंदर ग्रांट की एंट्री अलग से नहीं करते क्योंकि ग्रांट इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिली होती। अब जो लैंड हमने 100 लाख की खरीदी वो हम 10 लाख की ही शो करेंगे, राइट। इसको बोलते हैं कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट का मतलब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा तो आपसे लेगी, कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेगी दोस्त, और गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ देखो 100 लाख की है, आप 10 लाख दे दो बस, बाकी 90 लाख हम बियर करेंगे, हम आपको ग्रांट दे रहे हैं इसकी। एक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट कि गवर्नमेंट कह रही है आप 1 रुपया दो बस, बाकी पूरे पैसे ले जाओ, पूरी लैंड आपकी है। जैसे गवर्नमेंट अभी जो नई कंपनी बाहर से आती है ना, एफडीआई आता है, फॉरेन आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो जैसे टेस्ला कंपनी आएगी इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको फ्री में लैंड देगी, इसको बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एट कंसेशनल रेट का मतलब थोड़ा पैसा लेगी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा कंसेशन कर देगी आपका, मतलब डिस्काउंट दे देगी और थोड़ा सा पैसा लेगी, मतलब देख लो 10% लेगी।
यहाँ पर कह रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरा आता है फ्री ऑफ कॉस्ट कि 100 लाख की कॉस्ट लैंड खरीदी और गवर्नमेंट ने कहा भाई पूरे पैसे लो, 1 रुपया देते तो क्या कहेंगे, लैंड टू बैंक अकाउंट 1 रुपए की हमारे को लैंड पड़ी, बस 1 रुपया लेंगे, क्योंकि एंट्री तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना दोस्त। अगर हम कहेंगे 0 पे की तो 0 से कोई एंट्री थोड़ी ना होती, इसलिए 1 रुपए की एंट्री हम पास कर देंगे। तो अगर ग्रांट दी जा रही है कैश में तो ग्रांट का नाम आता है अकाउंटिंग में, और अगर आप ग्रांट कैश में ना देके काइंड में दे रहे हो तो ग्रांट वर्ड का यूज नहीं होता रिकॉर्डिंग करते टाइम, सिर्फ लैंड जो खरीदी है उसने अमाउंट पे जो कंसेशन मिला उसको हम माइनस करके बाकी अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। अब आ जाते हैं इनकम अप्रोच। गवर्नमेंट ग्रांट अगेंस्ट एक्सपेंस अमाउंट सच ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। कहता है गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सपेंस अमाउंट ऑफ सच ग्रांट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। आपने कोई खर्चा करा और खर्चा करने के बाद आपने गवर्नमेंट ने कहा कि इस खर्चे को हम आपको पैसा दे दें, तो आप उसको इनकम मान लो, बस ये कह रहा है इनकम अप्रोच। भाई मैंने कोई लैंड खरीदी और मैंने अपनी जेब से खर्च कर दी, कैपिटल अप्रोच अलग था, यहां पर अलग अप्रोच है। यहां कह रहा है कि देखो जब आपने कोई खरीदा होगा, कोई एसेट खरीदी होगी, कोई डेप्रिशिएबल कोई नॉन डेप्रिशिएबल कुछ भी आपने कोई खरीदा होगा, कहीं पर भी आपने खर्चा करा होगा, बिजनेस खरीदा होगा, लगा स्टार्ट करा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, कहीं पर भी आपने अगर खर्चा करा है और उस खर्चे के बदले में गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दे दी तो उस ग्रांट को इनकम मान लेना, एक साइड खर्चा एक साइड इनकम सेटअप हो जाएगा। ये कहता अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेथड वन कहता है कि देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है ना, उसमें अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट दिखा देना, ये होगी इनकम अप्रोच। मेथड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओगे आप, उसमें एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस में ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड एक्सपेंस यहां पर डाल देना। और तीसरा सेट ऑफ कर देना। सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि भाई देखो आपको ग्रांट, आपने खर्चा करा 15 लाख का पर ग्रांट मिल गई 20 लाख की, तो क्या करोगे 20 लाख की ग्रांट 15 लाख का खर्चा नेट 5 लाख रुपए खर्चे साइड इनकम साइड दिखाओगे। ध्यान सुन लो, ध्यान से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने 15 लाख का खर्चा करा पर आपको 20 लाख की ग्रांट मिल गई, तो क्या हुआ आपका 20 लाख आपको मिले, 15 खर्च करा, 5 लाख की जेब में आ गया ना, फायदा हो गया ना, इनकम है तो इनकम में डालोगे। अब ऐसा उल्टा होता, 15 लाख का खर्चा करते और ग्रांट मिलती सिर्फ 20-10 लाख की, तो 5 लाख खर्चा होता तो खर्चे साइड में जाती। तो दो ट्रीटमेंट होती है इसकी बेसिकली, और एक तीसरी ट्रीटमेंट सेट ऑफ वाली। पहली ट्रीटमेंट ये कि जो इनकम है वो इनकम में डाल दो और खर्चा खर्चे में डाल दो, ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। ग्रांट मिली मुझे 20 लाख की, मैंने अदर इनकम में स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट में 20 लाख बढ़ा दी, और खर्चा हुआ 15 लाख का, तो मैंने एक्सपेंस में अदर एक्सपेंस में गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड एक्सपेंस में 15 डाल दिया। अब 20 लाख इनकम, 15 लाख खर्चा, नेट अपने आप हो जाएगा वो, राइट। या तो दूसरा मेथड अपना लो कि भाई पहले नेट कर लो और फिर जो अमाउंट बचा है पहले नेट कर लो, सेट ऑफ कर लो, अब खर्चा बच गया तो खर्चे में दिखा देना, इनकम बच गई तो इनकम में दिखा देना। और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या है वो ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल भी दिया। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भूल गए कि ऐसा बनता है आपको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब आगे पढ़ोगे ना तब बनेगा, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 जो हमारा मॉड्यूल 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ग्रुप 2 में, वहां पर आप पढ़ोगे, वहां पर यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट आपने देखा। और कोई भी स्टूडेंट ये कह देगा ना कि मैंने पहले नहीं पढ़ा तो गलत है। 12वीं क्लास में पढ़ाया हुआ है आपको, कंपनी अकाउंट था 12वीं क्लास में, वहां पढ़ाया आपको, बीकॉम में पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना, बीकॉम और 12वीं दोनों में पढ़कर आए हो। अब किसी ने बीकॉम नहीं पढ़ी तो ये भी नहीं कहेगा 12वीं नहीं पढ़ी, ठीक है। तो लॉजिक मत दीजिएगा, एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपने ये चीजें देखी हुई है। अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट दिखाना और यहां डाल देना, आप इसके लिए शेड्यूल बना सकते हो, वर्किंग नोट टू अकाउंट बना सकते हो। और अदर एक्सपेंस की बात जो कर रहा था वो यहां पर आएगा। तो दो तरीके हैं, पहला 20 लाख की ग्रांट मिली और 15 लाख का खर्चा हुआ, तो 20 लाख की ग्रांट यहां दिखाना इनकम में, अदर इनकम में, और 15 लाख खर्चा यहां दो, वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको ग्रांट मिली 20 लाख की, 15 लाख का खर्चा हो, पहले नेट कर लो तो बच्चे कितनी 5 लाख की इनकम 5 दिखा दो नेट करके, वर्किंग नोट में दिखाकर यहां पर 5 लिख देना। या 20 लाख की ग्रांट मिली, खर्चा हो गया 25 लाख का, तो इधर 5 लाख का खर्चा ज्यादा हो गया तो यहां दिखा देना, ऊपर मत दिखाना, नेट करके दिखा देना, जो आपको ठीक लगे। इट इज कॉल्ड इनकम अप्रोच, इसी को दोस्तों इनकम अप्रोच कहते हैं। और यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, यहां पर हमारा ये चैप्टर ये वाला एएस खत्म हो गया। मतलब ऐसा समझ में आया नहीं आया, पूरा रिवाइज हो गया ना, क्या कहता है वो। आ जाओ बुक निकालते, एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन घर से करके लाओगे। एएस 12 और यहां पर जो भी दिख रहा है ना, जो भी यहां पर लिखा हुआ है सब पढ़ा दिया मैंने आपको, रिवीजन में सब करा दिया। दसवां करा देता हूं क्योंकि नौवा जो है बहुत आसान है। नौवा ना प्रोविजन बेस्ड है, प्रोविजन बेस्ड है। कहता है
नोवा देखो कहता है डी लिमिटेड रिसीव 80 लाख रुपए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी फॉर सेटिंग अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया मतलब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आप खुद बताओ कि हमने क्या सिखाया था आपको। कहता अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिसीव होती है और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रिसीव होते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट को क्या मानोगे, कैपिटलाइज करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे कैपिटलिज्म में। तो एंट्री क्या पास करोगे, आप कहोगे गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली बैंक अकाउंट टू गवर्नमेंट ग्रांट 80 लाख और गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट करके कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करोगे। यही बताया था मैंने आपको, वो यही कहता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कहता है व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट इज नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट जैसा कह रही है वैसा कुछ जगह पर आप खर्चा कर रहे हो, तो ऐसी जगह पर जो 80 लाख है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटलिज्म में। खत्म हो गया, ये हो गया चुटकियों में। तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, सोचो जब मैंने रिवीजन में आपको इतनी बेटर वे में समझा दिया, तो आप जब पढ़ोगे पेड में तो कितना अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यार क्या तरीके से बताया गया है। मुझे खुद पता है ना, मैंने कितनी मेहनत करी है उस वीडियो को बनाने के लिए, इन एएस को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है मैंने। कैसे कैसे एग्जाम्पल लेकर आया, कैसे कैसे सिंपल करना चाहा। मैंने एक भी एएस मॉड्यूल के हिसाब से, मॉड्यूल के तरीके से नहीं पढ़ाया, जैसे मॉड्यूल में दिया हुआ था ना वैसे नहीं पढ़ाया, अपने तरीके से बताया, हर एक के नोट्स बनाए हुए। देखो बिग बॉस लिमिटेड ने क्या करा, 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन खरीदी 44,85,000 रुपए की। और आपको पता है जो मशीन होती है वो डेप्रिशिएबल इन नेचर होती है। इसके 2 अल्टरनेटिव होते हैं, पहला अल्टरनेटिव दूसरा अल्टरनेटिव, दोनों पता है आपको। पहला अल्टरनेटिव ये होता है कि आप इसको क्या करो, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दूसरा अल्टरनेटिव होता है ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर करो। 7,35,000 की ग्रांट मिल गई इनको और कंपनी ने डिसाइड करा ये ग्रांट हम कैपिटलिज्म में डालेंगे। कैसे डाल दोगे भाई कैपिटलिज्म में? इट इज एस्टिमेटेड दैट द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द यूजफुल। 4 साल बाद मशीन की वैल्यू मुझे 15,36,000 मिल जाएगी, मतलब ये स्क्रैप वैल्यू तरीके से हो गया। During the financial year 2022 the grant become refundable as the startup company failed to comply the necessary terms। अब आ गया ना रिफंड का केस, तो रिफंड का केस आएगा तो आपको रिफंड भी करना पड़ेगा। और कह रहा है 2022-23 में ग्रांट क्या होगी, वो रिफंडेबल होगी। 22-23 में हुई और 20 में उसने खरीदी थी मशीन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट टू बी चार्ज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, एंड गिव द कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसको मैं अपने हिसाब से कराया था मैंने, यहाँ पर मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। मशीन की कॉस्ट 44,85,000 रुपए, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया हमें 7,35,000 रुपए की। यूजफुल लाइफ है 4 साल और 4 साल बाद हमें मशीन को बेचने में इतने पैसे मिल जाएगा, इसको रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट डिफंड होगा 2022-23 में। उससे पहले नेट कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी होगी भाई, 44,85,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी, 7,35,000 का हमें ग्रांट मिल गई, तो 37,50,000 की हमारे में मशीन नेट पड़ी। अब डेप्रिसिएशन लगाने के लिए क्या करेंगे, 37,50,000 37,50,000 आएगा, गलती लिख दी यहाँ पर, गलत कर दिया। 37,50,000 और 15,36,000 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। हाँ आंसर सही है, आंसर सही है, बस यहाँ पर मैंने 35 की जगह 37 कर दिया। इसको ठीक कर लेना, और जो पेड वाले स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी ठीक कर लेना, उन्होंने पहले कर लिया होगा। 37,50,000 में से 15, ये क्यों माइनस करा, अरे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भूल गए, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट ऑफ एसेट 37,50,000 माइनस 15,36,000 जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 5,15,500। ये तो कह रहा था डेप्रिसिएशन पर ईयर में कितना लगना है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करे तो पहले साल में डेप्रिसिएशन वही हर साल डेप्रिसिएशन 4 साल बाद। सुनो 2 साल में डेप्रिसिएशन लगाया, पहला 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2022। देखो 1 अप्रैल 2020 में मशीन खरीदी, साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाया होगा 5,35,500, फिर 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख, तो 2 साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया। दूसरे साल के बाद हमें रिफंड करना पड़ा, दूसरे साल के बाद हमें क्या करना पड़ गया दोस्त, रिफंड करना पड़ गया। तो रिफंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या देखना होगा, इधर देखो हमारी नेट कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 37,50,000, रेजिडुअल हमने माइनस करी 15,36,000। क्यों माइनस करा, क्योंकि ये पैसा तो हमें मिल ही जाएगा जब मशीन बेचेंगे। तो नेट मशीन कितने की बढ़ गई, 22,14,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन टिल डेट, कितना डेट हो गया, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, पहला साल और दूसरा साल, 2 साल में डेप्रिसिएशन लगाया इतना, तो इतना पीएल में जा चुका है, इतना पीएल में जा चुका है, बाकी बचा हुआ तो 11,07,000 पीएल में जा चुका, बाकी बचा हुआ 11,07,000। अब मेरी बात सुनना कैसे होगा, देखो 11,07,000 जो बचा हुआ है और प्लस 7,35,000 जो मुझे मिला, 11,07,000 प्लस 7,35,000, ये आ गया 18,42,000। तो अमाउंट टू बी डेप्रिशिएट, इतना अमाउंट अभी और डेप्रिशिएट होना है। क्यों, क्योंकि 11,07,000 तो वो पैसा है, 11,07,000 तो वो अमाउंट है जो अभी डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 22,14,000 को पूरा डेप्रिशिएट करना है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब 5,53,500 2 साल का डेप्रिसिएशन है, 2 साल का और लगेगा, 4 साल तक लगेगा ना, तो वो 2 साल का डेप्रिसिएशन ये रहा 11,07,000। क्लियर होगी बात। अब 7,35,000 याद करो, पहले ही मैंने 7,35,000 माइनस कर दिया था क्योंकि ये पैसा मुझे मिल गया था, पर एसेट तो उतनी की है ना दोस्त। मैंने 5 लाख की एसेट खरीदी, मुझे गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए दे दिए,
एसेट गया, तो 2 लाख मेरी जेब में आ गया। तो जो ग्रांट आया वो भी तो मेरा एक तरीके का एसेट का पार्ट ही है, क्योंकि एसेट मेरी 5 लाख है तो डेप्रिसिएशन तो पूरे 5 लाख पे लगेगा ना। तो ग्रांट मिल गई इस, तो मैंने वहां माइनस तो कर दिया, पर उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 7,35,000। तो ये जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट वो डेप्रिसिएशन है, जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन बच गया वो, और जो ग्रांट आपको मिली है वो भी डेप्रिशिएट होती है आने वाले टाइम पर। नेक्स्ट 2 ईयर का डेप्रिसिएशन है इतना, नेक्स्ट 2 साल में इतना डेप्रिसिएशन लगाना है। दोबारा बता देता हूं, पहले 2 साल में तो इतना लगाया, और आखिरी 2 साल में क्या लगना चाहिए था, ये जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन बच गया वो वही 5,53,500 इंटू 2 साल जो रिमेनिंग बच गए, और जो ग्रांट आपने दी है वो भी डेप्रिशिएट होती है दोस्तों, वो भी डेप्रिशिएट होती है। पेड में मैंने आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था कि जो ग्रांट हमें मिली होती है वो ग्रांट एक्चुअली में तो हमें पैसा मिल गया है, एक्चुअली में तो हमें पैसा मिल चुका है, बट एसेट तुम्हारी पूरी 5 लाख की है ना, तो डेप्रिशिएट भी तो पूरी 5 ही होगी। तो जो आपने शुरू में माइनस कर दिया था ना, देखो यहाँ पर आपने माइनस कर दिया ना, शुरू में ही माइनस कर दिया था नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया था, तो ये तो बच गया ना डेप्रिसिएशन लगाते हो, जबकि एसेट इतनी की है तो इस अमाउंट पे भी डेप्रिशिएट होगी। तो टोटल इतना अमाउंट आपको डेप्रिशिएट करना है, तो इतना अमाउंट डेप्रिशिएट करेंगे तो पहले साल में कितना करेंगे इतना, दूसरे साल में इतना, दोनों को डिवाइड करा, ये आपके पास आ गया 9,21,000 रुपए, जो आपको फर्दर 2 ईयर में डेप्रिशिएट करनी है। ये देखो 9,21,000 रुपए फर्दर 2 ईयर में डेप्रिशिएट आपको करनी है। तो सर ये क्यों माइनस करा, इधर देखो ये हमने माइनस, ये हमने ऐड क्यों करा, सुनिए बात को ध्यान समझ लो, ये हमने ऐड तब करेंगे जब रिफंड आएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमसे पैसा वापस ले लेगी तो हमने ये माइनस क्यों करा, ये माइनस तब ठीक है, सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ये वाली बात, इस बात को ध्यान समझो। अगर गवर्नमेंट रिफंड नहीं मांगती तो मैं रिमेनिंग पे ही करता, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफंड ले लिया मेरे से, जो मैंने माइनस करा था अब वो मेरी को कितने की एसेट बढ़ गई, वही 44,85,000 रुपए की, ऐसे समझ में आ रहा आपको भाई, मेरी 44,85,000 रुपए की एसेट थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दी, मेरे को लगा भाई ग्रांट मुझे मिल गई तो मेरी अब एसेट 7,35,000 की ग्रांट मिल गई, तो मेरी एसेट बढ़ी 37,50,000, इस पे मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया था, 2 साल का लगा दिया था, 2 साल का बच रहा था, तो इसका 2 साल का जो बच रहा था वो 11,07,000 हो गया, 5,53,000 एक साल का, 5,53 एक साल का, 11,07,000, मतलब जो 37,50,000 रुपए जो डेप्रिसिएशन बच रहा है वो बच रहा है 11,50,000, ओ सॉरी 11,07,000, बात समझ में आ रहा है। 37,50,000 को 4 हिस्से में बांटेंगे, इसको माइनस करके रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके, तो इतना डेप्रिसिएशन पर ईयर लग रहा है, पहले 2 साल का तो डेप्रिसिएशन लगा दिया था, अगले 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, जो अगले 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा रहा है उससे पहले गवर्नमेंट ने रिफंड ले लिया हमसे, पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाते ही, अब जैसे ही गवर्नमेंट ने रिफंड लिया तो हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन बच गया था लगाने से, 5,53,000 2 साल के लिए, तो 11,07,000 का एक बच गया था, और जो गवर्नमेंट ने हमसे रिफंड मांगा उससे क्या हुआ, जो मैंने एसेट की वैल्यू कम कर दी वो मेरी दोबारा बढ़ गई, अब मुझे अपने जेब से बियर करना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ से माइनस इसलिए करी थी क्योंकि वो पैसा मुझे अपनी जेब से बियर नहीं करना पड़ रहा, अब मैंने, उन्होंने मुझे पैसा वापस ले लिया, अब जब पैसा वापस ले लिया तो ये बर्डन भी तो मेरे पे पड़ा, तो अब 7,35,000 रुपए का मुझे और डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मेरी जेब पे ही पड़ा, राइट। तो अब पहले मैं कह रहा था कि मुझे 37,50,000 की एसेट पड़ी, फिर गवर्नमेंट ने पैसा वापस रिफंड ले लिया क्योंकि मैंने कंप्लाई नहीं करा, तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे को 37,50,000 की पड़ी, अब तो मैं कहूंगा भाई 44,85 की पड़ गई, अब जो 7,35,000 माइनस कर दे वो डेप्रिशिएट नहीं हो पाई थी पिछले पहले 2 साल, अब आखिरी 2 साल में उसको भी डेप्रिशिएट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन के बचे वो और 7,35,000 वो, टोटल कितना हो गया 18,42,000 है, 18,42 और 11,07,000, देखना कितना हुआ 18, मैं ये कह रहा हूँ कि अब अगले 2 साल में इतना डेप्रिशिएट करना है 18,42,000, और पहले 2 साल में आपने इतना कर दिया था 11,07,000, आपने 29,49,000 डेप्रिशिएट कर दिया। अब देखो मैं आपको कैसे निकालता हूँ, इतने की एसेट पड़ गई थी मेरे को क्योंकि वो रिफंड ले लिया, पैसा वापस ले लिया, तो इतने की एसेट पड़ गई 29,49,000, ठीक है, 44,85,000 रुपए की एसेट थी, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूंगा 15,36,000, 29,49,000 डिवाइड बाई 4 करूंगा, डिवाइड बाई 4 नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले 2 साल में अलग लगाया ना, बाकी 2 साल में ज्यादा बर्डन पड़ा है, तो आया समझ में नहीं आया 29,49,000 कैसे आया, क्योंकि ये अब मेरे को इसमें से ये माइनस करूंगा तो 29,49,000 आएगा, राइट। वो कब नहीं करता, अगर रिफंड नहीं होता तो ये बिल्कुल करेक्ट था, ये बिल्कुल करेक्ट था, इतना ही लगता अगले 2 साल पे, क्योंकि रिफंड ले लिया तो उस पे भी मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, अब वो मेरे को बियर करना पड़ा, इसलिए मैंने एंड में ऐड करके उसको अगले 2 साल में बियर कर दिया, ये 7,35,000 अगले 2 साल में मैंने डाल दिया डेप्रिसिएशन में। ये था सर पूरा अकाउंटिंग, होपफुल आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आया होगा, 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, बट रिवीजन करने का पर्पस होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में आया, अगर आपको एक्चुअल में यह समझ में आया तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको पेड लेक्चर की बहुत जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 करना है, 22 करना है और खत्म हो गया जी, ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।